हेलो फ्रेंड्स, K2 क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुरली मनोहर और जनरल साइंस के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमारा है कोशिका। आज का जो मेरा मकसद है वह यह है कि जो कोशिका है उसके अंदर जो अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं, जो भी इसके अंग हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर न्यूक्लियस को देखेंगे, केंद्रक को। केंद्रक क्या चीज़ है और कहाँ पर है। यह जो अपने को नज़र आ रहा है यह है केंद्रक। केंद्रक में सबसे पहले सबसे बाहर जो होता है वह हमारे पास है न्यूक्लियर एनवलप, केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण क्या होता है? जो यह सबसे बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर यह छोटे छोटे छेद हैं, इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? इस केंद्रक के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे राइबोसोम है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनको यहाँ से बाहर आने देते हैं और यहाँ से अंदर जाने भी देते हैं। तो जैसे कोशिका झिल्ली होती है, वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है। यही काम इस न्यूक्लियर एनवलप का भी है। तो न्यूक्लियर एनवलप हमने देख लिया है। केंद्रक के जो सबसे सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है या जो अंग है, उसे कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पे यह रहा न्यूक्लियोलस हमारा। यह न्यूक्लियोलस क्या करता है? यह राइबोसोम का निर्माण करता है। तो न्यूक्लियोलस का सिर्फ यही काम है कि यह राइबोसोम का निर्माण कर देता है और फिर इसके अंदर यह जो राइबोसोम बनेगा वो इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। उसको हम अभी आगे देख लेंगे। तो न्यूक्लियोलस की लोकेशन हमें पता चल गई है, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है वो भी पता चल गया। और न्यूक्लियर एनवलप जो इसके सबसे बाहर की जो संरचना है, यह वाली, यह न्यूक्लियर एनवलप है, केंद्रक आवरण। फिर इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन फाइबर हमें अभी नज़र आएगा। यह रहा हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर। यह बिल्कुल जो नज़र आ रहा है यह फाइबर जैसा होता है। हिंदी में इसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। यह हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है और इसके अंदर डीएनए भी होता है। तो क्रोमेटिन तंतु जो है यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। और यह जब खूब सारा कंडेंस हो जाता है और सघन हो जाता है, तब इससे बनता है क्रोमोसोम। यह हमारे पास क्रोमोसोम है। और ऐसे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मानव के अंदर इसके 23 पेयर्स होते हैं। तो यह हमारे पास न्यूक्लियस हो चुका है, जिसके अंदर बाहर एनवलप है, अंदर केंद्रिका है। केंद्रिका राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम यह रहे, ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब केंद्रक हो गया है, तो इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक संरचना है जो केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। ये इसके अंदर यह हमारे पास यह केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों तरफ जो संरचना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये परतों में पाई जाती है, इसकी अलग अलग लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? काम से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये भी 2 टाइप का होता है। पहला जो टाइप हमारे पास है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो संरचना है जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। और जिस संरचना के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह रहा। यह स्मूथ है और जबकि यह रफ है।
ये दोनों किसके ऊपर पाए जाते हैं? केंद्रिका, न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के चारों तरफ होता है और यह कोशिका झिल्ली तक पहुंचता है। मतलब कहाँ से कहाँ तक है यह, ऐसा पूछा जाता है तो यह केंद्रक से शुरू होता है और कोशिका झिल्ली तक यह फैला रहता है। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया है, कहाँ पर होता है? केंद्रक के चारों तरफ। और कहाँ तक होता है? कोशिका झिल्ली तक। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रफ, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक होता है स्मूथ, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हैं, रफ और स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास आता है गोल्जी बॉडी। यह गोल्जी बॉडी, यह रहा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? यह इसके पास जो भी प्रोटीन आता है उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और उसके अलग अलग पैकेट बनाता है। और यह काम करने के बाद इसको क्या करता है? प्रोटीन को कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उस जगह उस प्रोटीन को यह भेज देता है। यह ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यह रहे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। यह राइबोसोम है, यह ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन आता है और इसी के अंदर प्रोटीन जाता भी है। मैंने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर सही से बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या काम करते हैं। इनका काम किसी भी पदार्थ को लाना या ले जाना होता है। तो यह गोल्जी बॉडी यह रहा। गोल्जी बॉडी के अलग अलग हिस्से होते हैं जिसके अंदर यह आगे वाला हिस्सा है और यह पीछे वाला हिस्सा। इसको अंग्रेजी के अंदर सिस फेस और ट्रांस फेस कहते हैं। तो यह गोल्जी बॉडी हो गया है। गोल्जी बॉडी किसके पास होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक बार वापस इसको रिवाइज करो। सबसे जो सेंटर के अंदर हमारे पास है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ आता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। फिर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इस मॉडल के अंदर यह कुछ एक राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जनरली इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में। इनकी जो डेंसिटी है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं, और इसके जो पास में जो संरचना है वो हमारे पास है गोल्जी बॉडी। यह गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? इसके पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन भर के आता है, उसको यह मॉडिफाई करता है और फिर उसके पैकेट बना के अलग अलग जगह पर भेज देता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी भेजता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह हमारे पास केंद्रक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ने क्या किया? राइबोसोम का निर्माण किया, और यह राइबोसोम जो न्यूक्लियस है इसका जो न्यूक्लियर एनवलप है इसकी सहायता से बाहर निकला, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर चिपक गया, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है और राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है, लेकिन कोशिका के अंदर राइबोसोम
सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जो प्रोटीन राइबोसोम ने बना दिया वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की सहायता से किसके पास जाता है? गोल्जी बॉडी के पास। यह हमारा गोल्जी बॉडी है और गोल्जी बॉडी क्या करता है? उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है उस जगह पर इस प्रोटीन को भेज देता है। अगली जो हमारे पास चीज़ है, जो कोशिका का अंग है, वो है लाइसोसोम। ये जो नज़र आ रहा है यह हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी दूसरे अंग हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं जो अपना काम करना जिन्होंने बंद कर दिया है, जिनको लाइसोसोम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है ताकि उनका दोबारा रिसाइकल हो सके। तो लाइसोसोम का काम है दूसरे जितने भी पदार्थ हैं उनका पाचन करना, उनको ब्रेक डाउन करना। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से लाइसोसोम यह सब काम करता है। तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, ये एक पाचन थैली है और इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका के अंदर अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया जब भी आक्रमण करते हैं तो लाइसोसोम उन बैक्टीरिया को और जो वायरस होते हैं उनको खा जाता है और फिर उनका पाचन करता है। और पाचन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको यह लाइसोसोम वापस साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ कर देता है ताकि उसका वापस रिसाइकल हो सके या उसको कोशिका से बाहर भेजा जा सके। तो यह इसका कोशिका का खुद का एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर यह कोशिका अपना काम करती है। राइबोसोम को एक बार सही से यहाँ पर देख लेते हैं। यह राइबोसोम, यह देखो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर तो यह खूब सारा है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर राइबोसोम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उसके ऊपर स्थित है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम को देखोगे तो इसके ऊपर राइबोसोम नज़र ही नहीं आएगा, है ही नहीं, बिल्कुल कम है, एक दो कहीं नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं और इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर खूब सारे राइबोसोम हैं। और जैसे इंसान का शरीर हड्डियों के ऊपर टिका हुआ है, वैसे ही जो कोशिका है, कोशिका के सभी अंग, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टिका हुआ है साइटोस्केलेटन के ऊपर। स्केलेटन का मतलब ढांचा, हड्डियों का ढांचा, जिसे अस्थिपंजर कहते हैं। तो यह जो हमें नज़र आ रहा है यह है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है? पूरी कोशिका के अंदर सभी अंगों को एक जगह बांध के रखता है, उनको बाइंड करके रखता है ताकि वो अपनी एक फिक्स लोकेशन के अंदर ही रहें। और यह साइटोस्केलेटन है, यह फाइनली जिस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रो जो शब्द है इसका मतलब होता है सेंटर के अंदर, सोम का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसा बॉडी, ऐसा अंग जो कोशिका के अंदर सेंटर के अंदर हो। इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, क्या काम करते हैं वो थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देख लेंगे। यह साइटोस्केलेटन जो होता है ये माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर छोटे छोटे तंतु होते हैं जो पूरी कोशिका के अंदर फैले हुए होते हैं। अब कोशिका के अंदर यह जितने भी काम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, इन सभी फंक्शन को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एनर्जी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। यह माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में ऐसा नज़र आता है।
यह जो रेड कलर के हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये क्या करते हैं, यह ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके यह ऊर्जा बनती है और जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है और उसी एटीपी का प्रयोग करके कोशिका के अंदर जो विभिन्न अंग हैं वो सब क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो अभी तक हमने कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो सब हमने देख लिया है कि कौन कौन से अंग होते हैं और उनका अपना अपना क्या फंक्शन होता है। ये लाइसोसोम है। और यह हमारे पास गोल्जी बॉडी है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। सेंट्रोसोम से यह सभी माइक्रोफिलामेंट जुड़े हुए रहते हैं और यह कोशिका के अंदर विभिन्न अंग हैं। एक बार रिकैप कर लो या देखना चाहो तो और देख लो। यह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यह लाइसोसोम है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि रफ है और यह हमारे पास है स्मूथ। तो मेरे ख्याल से कोशिका के अंदर जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उसके ऑर्गेनल हैं कोशिकांग, उनकी लोकेशन मैंने एक बार आप सभी को बता दी है। और अगर आपको यह मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, यह मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों को डिस्कस करने का और रिप्रेजेंट करने का, ताकि स्टूडेंट्स को बड़ी ही आसानी से और मज़ेदार ढंग से चीज़ें समझ में आएँ, यह आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को ज़रूर बताएं ताकि मैं इससे मोटिवेट हो जाऊं और मैं आगे भी और ऐसे 3D रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, ताकि जो साइंस है उसके ऊपर हमारी सबकी एक मजबूत पकड़ हो सके। और जो अमेरिका है, चाइना है, जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो इस विज्ञान की भागदौड़ के अंदर जो सबसे आगे हैं, हम उनको भी पछाड़ सकें। और जब ऐसा हो जाएगा उसी दिन इंडिया वालों को मज़ा आएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं और ख़ास तौर से जो विज्ञान की दौड़ है उसके अंदर हम लोगों को बहुत ही आगे जाने की ज़रूरत है।